अब जी यहाँ पे अब प्रीस जिसको उसने यहाँ पे हम देखते हैं कि टू अ प्रीस की तरफ वो एड्रेस करके कहता है कि आप मुझे बताएं। तो अब वो प्रीस इडिपस को जो है बताता है कि जी क्या मामला है, हम लोग यहाँ पे क्यों इकट्ठे हुए हैं। तो अब जी उसका डायलॉग है प्रीस का। अब प्रीस देखें, ये सभी डायलॉग को देखना होता है, गौर से सुनना भी होता है कि वो हमें पता चलता है कि फिर किसी कैरेक्टर के बारे में कि कैसे कोई कैरेक्टर डेवलप होता है। तो प्रीस जब इडिपस को एड्रेस करता है तो वो सिर्फ जो है उसको इडिपस नहीं कहता, किंग नहीं कहता, जैसे उस इडिपस ने भी उनको माय चिल्ड्रन कह के बुलाया था। इसी तरह से प्रीस भी जो है इडिपस को जब एड्रेस करता है तो वो उसको कहता है ग्रेट इडिपस, ओ पावरफुल किंग ऑफ दीप्स। तो इससे भी हमें पता चलता है कि सिर्फ इडिपस ही अपने आवाम से मोहब्बत नहीं करता, बल्कि आवाम भी इडिपस को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और वो भी उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। इसी वजह से जब प्रीस उसको एड्रेस करता है तो वो उसको ग्रेट इडिपस कहता है कि अजीम बादशाह, अजीम इडिपस, ओ पावरफुल किंग, और उसको वो ताकतवर समझते हैं। तो अजीम बादशाह और ताकतवर बादशाह समझते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो लोग सुन रहे हैं, आप यूँ कर सकते हैं कि अगर आप पेजेस लगा लें, कुछ पेजेस ऐसे बना लें ताकि जैसे जैसे करेक्टर डेवलप होता चला जाए आप भी ये पॉइंट्स उसके बीच में लिखते चले जाएं, और फाइनली जब हम टेक्स्ट को मुकम्मल करेंगे तो आपकी एक किस्म की क्रिटिसिज्म के क्रिटिकल नोट्स भी बन जाएंगे। तो आप एक पेज बना सकते हैं कैथारसिस का, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, जिसमें एलिमेंट ऑफ पिटी एंड फियर वगैरह आ रहा था, और भी मुख्तलिफ पॉइंट्स उसमें डिस्कस होंगे। दूसरा, आप एक पेज बना सकते हैं, यानी कि क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं वो इडिपस के करेक्टर के हवाले से, जिसमें हम उसका करेक्टर और उसकी ट्रेजेडी को डिस्कस करेंगे कि तो उसमें ये आप पॉइंट लिख सकते हैं। एक तो वही कि एडिपस अपने लोगों के साथ बड़ा सिंसियर है, उनको चिल्ड्रन कह के बुला रहा है ना। और दूसरा ये कि एडिपस के बारे में जो लोगों की ओपिनियन क्या है कि ग्रेट ग्रेट एडिपस, ओ पावरफुल एडिपस। तो इस किस्म के अल्फाज से भी हमें पता चलता है कि एडिपस का जब करेक्टर हम डेवलप करेंगे तो इन अल्फाज को हम, इन एडजेक्टिव्स को इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो एक अच्छी हमारे पास डिटेल आ जाएगी और ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी ना। वैसे जो हमें क्रिटिकल बुक से इंफॉर्मेशन मिलती है वो इतनी नहीं मिलती, लेकिन अगर जब हम एक एक लफ्ज़ को जब टेक्स्ट से पढ़ते हैं तो फिर हमारे पास एक करेक्टर जो है उसकी वो बहुत ज़्यादा डिटेल सामने आ जाती है। इसी तरह आप आयरनी का एक सवाल बना सकते हैं, जैसे कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि जी इसमें पहले ही लफ्ज़ के साथ जो है आयरनी का आगाज़ हो गया था और इसमें आयरनी पाई जाती है इस प्ले में। तो एक क्वेश्चन ये भी डिस्कस किया जाता है कि आयरनी इन इडिपस रेक्स ना। तो आप आयरनी का एक सवाल स्टार्ट कर सकते हैं, और भी अभी सवाल आगे स्टार्ट होंगे, जैसे जैसे होंगे तो मैं डिस्कस भी करता चला जाऊँगा। तो आप अगर चाहें तो आयरनी का एक सवाल अभी से स्टार्ट कर सकते हैं, एडिपस का करेक्टर के हवाले से कर सकते हैं, कि थारसिस के हवाले से कर सकते हैं। अभी तक ये चीज़ें जो है हमारे सामने आए हैं। तो अब जो प्रीस्ट है उससे बात करता है कि ग्रेट इडिपस और पावरफुल किंग ऑफ दीप्स, के अजीम बादशाह और ताकतवर बादशाह ऑफ दीप्स, यू सी हाउ ऑल द एजेस ऑफ आवर पीपल। तो वो कहता है कि आप देख सकते हैं कि कैसे ऑल एजेस, तमाम उम्र के लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं, क्लिंग, चिमटे हुए हैं, टू योर ऑल्टर स्टेप, आपके कुर्बान गाह के सीढ़ियों के ऊपर। हेयर आर बॉयज़, यहाँ पे लड़के भी हैं, हु कैन बेयरली स्टैंड अलोन, जो कि मुश्किल से ही जो आप खड़े हो सकते हैं, कमज़ोर हो चुके हैं, ताउन की वजह से बीमार हैं। एंड हेयर आर द प्रीस्ट, और यहाँ पे मेरी तरह जैसे मैं एक प्रीस्ट हूँ, कुछ और बुजुर्ग भी मौजूद हैं, कुछ और भी पादरी यहाँ पे मौजूद हैं। और बाय वेट ऑफ एज, जो कि उम्र में ज़्यादा हैं, यानी कि जो बुज़ुर्ग हैं वो भी मौजूद हैं, जो बच्चे हैं वो भी मौजूद हैं। आई एम अ प्रीस्ट ऑफ गॉड, और मैं खुदा का एक प्रीस्ट हूँ, वर्शिपर हूँ। एंड यंग मैन, और यहाँ पे नौजवान लोग भी मौजूद हैं। चोजन फ्रॉम दोज येट अनमेरिड, और यहाँ पे उन नौजवानों में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अनमेरिड हैं। एंड एज फॉर द अदर, और कुछ और भी हैं यानी कि जो मैरिड भी हैं, यानी कि शादीशुदा और गैर शादीशुदा, बच्चे भी, बूढ़े भी, जवान भी, सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। ऑल डेड मल्टीट्यूड, ये एक मजमा यहाँ पे मौजूद है, एक गिरोह मौजूद है। दे वेट विद ऑलिव चैपलेट्स इन द स्केयर, चौराहे में वो मौजूद है, और वो इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पे, और हाथों में उन्होंने ऑलिव चैपलेट्स लिए हुए हैं, ऑलिव जैतून की चैपलेट्स, शाखें और टहनियाँ पकड़ी हुई हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि लोग जब किसी बादशाह के पास, किसी गॉड या गॉडेसेस या किसी ताकतवर के पास जाते थे तो वो अपने हाथ में जैतून की टहनियाँ साथ लेके जाते थे। वो एक साइन होता था, एक रिक्वेस्ट का अंदाज़ होता था कि वो एक दुआ करने में या एक फेवर लेने के लिए वहाँ पे आए, तो इसलिए वो हाथ में टहनियाँ उठाए हुए पहुँचे हुए हैं। और जो लोग वहाँ पे गैदर हुए हैं वो सिर्फ इडिपस के पास नहीं, इडिपस के महल के करीब ही वहाँ पे कुछ लोग वहाँ पे मौजूद हैं। कुछ लोग जो है एक टोली बना के एक गॉड के पास गए हैं, दूसरा जो है वहाँ पे एक और श्राइन थी एक और गॉड की, वहाँ पे भी गए हैं। तो हर तरफ जो मुमकिन हो सकता था वो कोशिश कर रहे हैं कि हमें इस ताउन से निजात मिले। इडिपस को कंसल्ट करना चाह रहे हैं और गॉड्स को भी कंसल्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन इन ये देखें ना, अब वो गॉड्स को भी कंसल्ट कर रहे हैं और किंग को भी कंसल्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर भी समथिंग गॉड लाइक, समथिंग डिविनिटी उसके अंदर भी है ना, कि मतलब उसके अंदर भी बुजुर्गी है कि खुदा के पास भी जा रहे हैं और बादशाह के पास भी जा रहे हैं।
तो इडिपस के अंदर भी समथिंग, यानी कि आप हम ये देखते हैं कि जैसे खुदा से वो मदद के लिए गए हैं, उसके पास भी वो मदद के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो उसके अंदर भी सम डिवाइन एलिमेंट हमें दिखाई देता है कि गॉड, वो लोग उसको एस्टीम करते हैं, जैसे कि उसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा खूबियाँ मौजूद हैं और सम डिवाइन या गॉड लाइक एलिमेंट उसके अंदर मौजूद है। जी, अब लोग कहाँ पे गए हैं जी? एट द टू श्राइन्स, जो वहाँ पे दो श्राइन्स थी ऑफ पैलेस, पैलेस गॉडेस ऑफ विजडम को कहते हैं, तो गॉडेस ऑफ विजडम के पास गए हैं कि वो विजडम जो है अपनी गॉडेस जो है अपनी विजडम के साथ, क्योंकि वो विजडम की गॉडेस है, तो अपनी अकल के साथ, अपनी विजडम के साथ लोगों को रहनुमाई कर सके कि ये ताउन क्यों फैल गई है और वो उसका कोई हल बता सके, इसलिए वो गॉडेस ऑफ विजडम के पास भी गए हैं। और शराइन भी उसकी कोई करीब थी जिसकी वजह से उसके पास चले गए। एंड वेयर अपोलो, और इसके साथ ही साथ जो है वो गॉड ऑफ सन के पास भी गए हैं। अपोलो इज़ द गॉड ऑफ सन एंड ही इज़ ऑल्सो गॉड ऑफ प्रोफेसीज। सो गॉड ऑफ सन के पास भी गए हैं, गॉड ऑफ प्रोफेसीज के पास भी, कि गॉड अपोलो जो है किसी अपनी प्रोफेसी के ज़रिए उनको बता दे कि ये ताउन क्यों फैला हुआ है, ताकि वो उस प्रोफेसी पे अमल करते हुए उस ताउन की वबा से निजात पा सकें। और गॉड ऑफ सन भी है, अपोलो को गॉड ऑफ सन भी कहते हैं। तो असल में ताउन फैलने की एक बड़ी वजह ये भी होती थी, जो ज़्यादा ये लिंगर ऑन कर जाता था कि वहाँ पे क्लाउडी वेदर के बीच में, क्योंकि बादल आ जाते थे और बादल की वजह से वो ताउन जब फैलता है तो फिर वो ख़त्म नहीं होता। तो अगर गॉड अपोलो, यानी कि अगर सन जो है जो कि कवर्ड हो चुका है इस टाइम क्लाउड्स के साथ, वो अगर अपनी पूरा शाइन करके सामने आ जाए आबोताब के साथ, तो फिर उसके सामने आने से इसका मतलब है कि वो एक तो नाराज़ नहीं है और वो लोगों के ऊपर शाइन कर रहा है, तो फिर जो प्लेग है या इस किस्म की जो मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं तो वो वहाँ से चली जाएंगी। तो इसलिए वो गॉड अपोलो के पास भी रिक्वेस्ट के लिए गए हैं, स्पीक इन द ग्लोइंग एम्बर, ताकि वो जो अपनी पूरी आबोताब के साथ सामने आए और इनको बताए और इस मसले का हल हो सके कि ताउन से किसी तरह से निजात मिल सके। जी, योर ओन आइज़, तो वो कहते हैं कि ए बादशाह आप देख सकते हैं, योर ओन आइज़ मस्ट टेल यू, आपको अपनी आंखों से खुद भी पता चल जाएगा, आपको खुद भी पता चल जाएगा, दीव्स इन इज़ इन हर एक्सट्रीमिटी, कि दीव्स इज़ पासिंग थ्रू द एक्सट्रीम सर्कमस्टांसिस ना, कि दीव्स शहर जो है मुश्किल तरीन हालात में से गुजर रहा है। एंड कैन नॉट लिफ्ट हर हेड फ्रॉम द सर्ज ऑफ डेथ, और दीव्स शहर जो है वहाँ पे लोग मरते चले जा रहे हैं। एंड कैन नॉट लिफ्ट, ये शहर जो है पर्सोनीफाई किया हुआ है, तो कैन नॉट लिफ्ट हर हेड, अपना सर नहीं उठा सकता, फ्रॉम द सर्ज ऑफ ढेर से, ऑफ द डेथ, मौत के ढेर से। तो मौत का एक ढेर है, लोग मरते चले जा रहे हैं, ढेरों ढेर लोग मरते चले जा रहे हैं, तो शहर जो है अपना सर नहीं उठा रहा। ये पर्सोनीफाई करके उसने बात की है। तो वो कहता है कि आप देख सकते हैं कि लोग मर रहे हैं। रस्ट, एक 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 जंग लगा हुआ है, एक ताउन है, एक प्लेग है, ठीक है, एक बीमारी है, कंज्यूम जो कि खर्च कर रही है, खा रही है, उनको ख़त्म करती चली जा रही है, और लोगों को मार रही है और नबातात को भी ख़त्म कर रही है और जानवरों को भी ख़त्म कर रही है। रस्ट कंज्यूम द बर्ड्स एंड द फ्रूट्स, के नबातात जो हैं, जो फ्रूट्स हैं, वो भी ख़त्म होते चले जा रहे हैं ऑफ द अर्थ, ज़मीन से, यानी कि ज़मीन भी बैरन हो रही है। द हर्ड्स आर सिक, और जो रेवड़ हैं, जानवर हैं, वो भी सिक हो गए हैं, बीमार हो रहे हैं, वो भी मर रहे हैं, लोग भी मर रहे हैं, नबातात भी ख़त्म हो रही हैं और जानवर भी मरते चले जा रहे हैं। तो देर इज़ डेथ एवरीवेयर, चिल्ड्रन डाई अनबोर्न, और जो बच्चे अभी पैदा नहीं हुए, जो अपनी माँ की कोख में हैं, और जो जिन्होंने अभी पैदा होना है, लेकिन जब वो पैदा होते हैं तो वो डेड चिल्ड्रन वहाँ पे पैदा होते चले जा रहे हैं। एंड द लेबर इज़ वेन, द लेबर ऑफ बिगेटिंग द चिल्ड्रन, यानी कि उनको जन्म देने की जो तकलीफ़ है, वो जो माएँ जो अजियत बर्दाश्त करती हैं, वो भी बेकार जा रही है, कि जब वो बच्चा पैदा होता है तो वो डेड चिल्ड्रन पैदा हो रहे हैं। यानी कि प्लेग जो है वो बाहर भी मौजूद है, और वो उसने आने वाले बच्चों को भी पहले से ही मुतासर करके मार दिया। तो देर इज़ डेथ एवरीवेयर। और अब ये यहाँ पे हम ये जो देख रहे हैं, ये सारा का सारा जो एक बड़ी पिटिएबल सी सिचुएशन क्रिएट हुई है, और यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा हम ये भी देखते हैं कि एक फियर भी पाया जा रहा है कि ये सब कुछ प्लेग क्यों इस हद तक फैल गई है, और प्लेग हमें भी मुतासर ना कर दे। तो इस तरह से यहाँ पे हम जो एलिमेंट ऑफ पिटी एंड फियर भी महसूस करते हैं। तो ये सारी की सारी स्पीच जो है कैथारसिस के बीच में हम डिस्कस कर सकते हैं एलिमेंट ऑफ पिटी एंड फियर के हवाले से। द गॉड ऑफ प्लेग, तो अब वो गॉड ऑफ पैलेस एंड अपोलो, जैसे उनकी बजाय जो है अब ज़िंदगी के गॉड की बजाय वहाँ पे मौत का देवता जो है उसकी हुकूमत चल रही है शहर में, यानी कि मौत का देवता लोगों को अब मार रहा है। द गॉड ऑफ प्लेग एंड फायर, जो ताउन का जो देवता है, एंड फायर जो है डेड ऑर्गन्स का, यानी कि डेड ऑर्गन्स का, इसी वजह से वो बच्चे जो हैं वहाँ पे डायन बोर्न, मरे हुए पैदा हो रहे हैं। तो डेड ऑर्गन्स का जो गॉड है वो कंट्रोल कर रहा है इस टाइम शहर को, और उसकी हुकूमत चल रही है, और जिसकी वजह से लोग मरते चले जा रहे हैं। और गॉड ऑफ प्लेग एंड पायर रेड्स, उसने हमला किया हुआ लाइक डिटेस्टेबल, एक हेटफुल लाइटनिंग जैसे बिजली की कड़क होती है, थ्रू द सिटी, और पूरे शहर से जो है
उसने मौत को जो है जकड़ा, मौत ने जकड़ा हुआ है पूरे शहर को। एंड ऑल द हाउस ऑफ कैडमस, और कैडमस ये जो है ओल्ड स्पेलिंग इस्तेमाल हुए में, इसके जो है मॉडर्न स्पेलिंग में के की बजाय सी इस्तेमाल होती है। तो एंड ऑल द हाउस ऑफ कैडमस, और कैडमस के जो कबीले के जो लोग हैं, कैडमस के शहर के जो लोग हैं, यानी कि दीप्स के, इज लेड वेस्ट, वो सारे के सारे मरते चले जा रहे हैं। ऑल एम्प्टीड, और सारा शहर जो है खाली हो गया, बंजर और वीरान होता चला जा रहा है। ऑल डार्कनेस, और हर तरफ तारीकी है। तो ये बड़ी खूबसूरत लाइन है, डेथ अलोन बैटन्स अपॉन द मिजरी ऑफ डेथ। और अब क्या है, वहाँ पे मौत का रक्स है, वहाँ पे डेथ अलोन, सिर्फ मौत ही मौत है, बैटन्स अपॉन, जो कि फीड अपॉन कर रही है अपॉन द मिजरी ऑफ दीप्स के शहर के ऊपर अब जो हुकूमत है और किसी की नहीं, सिर्फ जो है मिजरी की है, स्लाफ्स की है, मौत की है, और डेड ऑर्गन्स की है, और प्लेग की है। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि वो एलिमेंट ऑफ पिटी एंड फियर बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है। तो वही वो कैथारसिस वाली बात होगी। यू आर नॉट वन, तो अब वो उससे दरख्वास्त करते हैं कि आप भी एक इंसान हैं, हम भी एक इंसान हैं, अगरचा आप कोई गॉड तो नहीं है, लेकिन जो है बहरहाल गॉड्स ने आपको एक ख़ास अकल दी हुई है। इडिपस को कहते हैं, बादशाह तुम्हें खुदाओं ने ख़ास अकल से नवाजा, तो तुम अपनी उस जहानत को इस्तेमाल करते हुए, जैसे तुमने एक दफ़ा पहले सफिंक्स को मारा था, जब हमें सफिंक्स मार रही थी तो उस वक्त हमारी मदद करने के लिए कोई नहीं था आया, तो आप ही उस वक्त आए थे, आप अब भी हमारी जो है मदद करें। तो अब वो उसको कहते हैं यू आर नॉट वन ऑफ द इमोर्टल गॉड, हम समझते हैं कि आप जो है इमोर्टल गॉड्स में से एक तो नहीं है, तो आप कोई गॉड तो नहीं हो एडिपस, तुम कोई देवता तो नहीं हो, लेकिन वी नो, हम जानते हैं, येट यू हैव कम, वी हैव कम टू यू टू मेक आवर प्रेयर, लेकिन फिर भी हम तुमसे जो है दरख्वास्त करने के लिए, दुआ करने के लिए आए हैं। कैसे? एज टू द मैन ऑफ ऑल मैन बेस्ट इन एडवर्सिटी, क्योंकि जो है यू एज टू द मैन ऑफ ऑल मैन, के तमाम मर्दों में से, तमाम लोगों में से आप एक ऐसे इंसान हो, बेस्ट इन एडवर्सिटी, जो इन एडवर्स हालात में, इन बुरे हालात में सबसे बेहतरीन हो, आप सबसे हमारी ज़्यादा मदद कर सकते हो इन मुश्किल हालात में, हम तो जो है बेबस होकर मरते चले जा रहे हैं। अब यहाँ पे ये जो लाइन है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, और इसमें भी अंडरटोन ऑफ आयरनी है, कि वो उसको कहते हैं कि यू आर बेस्ट इन एडवर्सिटी, हालांकि ही हिमसेल्फ इज़ द कॉज ऑफ एडवर्सिटी, जो शहर में एडवर्स सिचुएशन है, जो डेथ और जो प्लेग फैली हुई है, उसकी वजह वो खुद भी है ना, क्योंकि जो ताउन है वो इसलिए फैला है कि जो बादशाह था, जो इडिपस से पहले जो पुराना बादशाह लाइस था, उसका मर्डर हो गया, और इसलिए उसका कातिल अभी भी ज़िंदा है, और उसको तलाश किया जाना चाहिए, और जब तक वो ज़िंदा है तो उस वक्त तक ताउन जो है, गॉड्स ने कहा है कि जब तक कातिल को सज़ा नहीं मिल जाती ताउन ख़त्म नहीं होगा। तो अब वो जो कातिल कौन है, अनकॉन्शियसली समहाउ इडिपस ही हिमसेल्फ हैज किल्ड लाइस, तो उसने ही उस शख्स को कत्ल किया हुआ है। तो इडिपस को वो कह रहे हैं बेस्ट इन एडवर्सिटी, लेकिन इनडायरेक्टली ही हिमसेल्फ इज़ द कॉज ऑफ एडवर्सिटी, लेकिन वो बेस्ट ऑफ एडवर्सिटी भी था, यानी कि लोगों को जैसे सफिंक्स आई थी तो उसने ही प्रूव टू बी बेस्ट इन एडवर्सिटी, उसने लोगों को बचाया भी था। तो ये भी उसके करेक्टर में हम डिस्कस कर सकते हैं कि वो माइटी किंग भी है, पावरफुल किंग भी है, बेस्ट इन एडवर्सिटी भी है, तो वो उसको बड़ी अच्छी हाई एस्टिमेशन रखते हैं। एंड वाइजेस्ट, तो अब ये देखें कि लोगों लोगों की ओपिनियन उसके बारे में बहुत अच्छी है ना। एंड वाइजेस्ट इन द वेज ऑफ गॉड, और हम तुम बहुत ही ज़्यादा वाइज हो। अच्छा, यहाँ पे भी आयरनी है, वाइज तो था कि उसने सफिंक्स को सॉल्व किया था, और वैसे भी वाइज वाइज किंग है, लेकिन यहाँ पे भी वाइजेस्ट में भी हम देखते हैं कि वही आयरोनिकल अंडरटोन मौजूद है। वो किस सेंस में, कि ही इज़ द वाइजेस्ट इन द वेज ऑफ गॉड, बट ही इज़ इग्नोरेंस्ड, ही इज़ द मोस्ट इग्नोरेंट इन अबाउट हिमसेल्फ, कि उसको खुद अपने बारे में नहीं पता कि वो कौन है, हु इज़ हिज पेरेंट्स एंड हु आर हिज चिल्ड्रन ना। तो ही इज़ वाइजेस्ट बट ही इज़ द मोस्ट इग्नोरेंट ऑल्सो। तो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, पैराडॉक्सिकल एंड ऑल्सो आयरोनिकल, यू कैन से। यू सेव्ड अस, तुमने हमें बचाया था, फ्रॉम द सफिंक्स। अब ये वो पूरा हवाला आ गया जो मैंने आपको बताया था कि सफिंक्स का पहले भी हमने जब डिस्कस किया था इडिपस के डायलॉग के बीच में। तो इडिपस ने जो है उन लोगों को बचाया था जब सफिंक्स आ गई थी, और वो मैंने आपको बताया था कि सफिंक्स क्या है। सफिंक्स एक बला होती है जिसका, आप इसकी डिटेल वैसे भी पढ़ सकते हैं सर्च करके, ब्राउज करके, तो जिसका सर जो है एक खातून का होता है, और उसका धड़ जो होता है, उसकी जो बॉडी जो होती है वो एक लॉइनस की होती है। तो एक मोन्स्टर है, एक बला है, एक माइथोलॉजिकल करेक्टर बना हुआ है, जैसे मुख्तलिफ माइथोलॉजिकल करेक्टर्स होते हैं। तो उसका सर जो है एक औरत का होता है, और उसका धड़ जो है वो एक बिल्ली का, या एक जैसे कैट होती है, इसी तरह एक शेर का होता है, उसका शेरनी का एक धड़ होता है। तो वो लोगों से सवाल करती है, अगर तो उस सवाल का जवाब दे दिया जाए तो वो खुद मर जाएगी। पहेली डालती है ना, वो रिडल, कोई पहेली पूछती है, माइथोलॉजिकल करेक्टर है। और अगर उसका जवाब ना दिया जाए तो फिर वो खुद मर जाती है। तो अब उस ये जब इडिपस यहाँ पे इस महल में आया था, इस शहर में आया था लॉयस के मर्डर के बाद,
तो वहाँ पे सफिंक्स पहले ही आ चुकी हुई थी, तो वहाँ पे सफिंक्स पहले ही थी, वो लोगों से सवाल कर करके पूछती थी और लोग उसके सवाल का जवाब नहीं थे दे सकते, तो उनको वो मारते चले जा रही थी, कत्ल करते चले जा रही थी। तो अब यहाँ पे इडिपस का हम देखते हैं कि इडिपस जब उसके सामने आता है तो वो इडिपस से जब सवाल करती है तो इडिपस उसके सवाल का जवाब दे देता है। अच्छा, ये अब वो इरेलीवेंट सी बात है, बच्चे वैसे दिलचस्पी लेते हैं कि वो क्या सवाल था। लेकिन उसको हम मुख्तसर सा डिस्कस कर लेते हैं, या किसी वक्त मज़ीद भी उस पर बात करेंगे। और सवाल ये था कि वो पूछती है कि वो कौन है जो सुबह के वक्त चार टांगों के ऊपर चलता है, हु क्रॉल या वॉक ऑन द फोर इन द मॉर्निंग एंड टू इन द नून एंड थ्री इन द इवनिंग। कि वो कौन शख्स है या वो कौन है, करेक्टर है जो कि चार टांगों के ऊपर सुबह के वक्त चलता है और दो टांगों के ऊपर दोपहर को चलता है और तीन टांगों के ऊपर शाम को चलता है। तो वो इसका एडिपस जवाब देता है कि मैन, इंसान। तो ये एक पहेली सी है, जैसे पहेलियां होती हैं उसी तरह से है कि मतलब जब इंसान जो है इन द मॉर्निंग यानी कि सुबह, यानी कि अपने बचपन में जब वो छोटा होता है तो वो क्रॉल करता है दो हाथों दो टांगों के ऊपर, तो वॉक्स ऑन फोर ऑन द इन द मॉर्निंग। और जब जवान होता है तो दो टांगों पे चलता है कि टू ऑन इन द नून एंड थ्री इन द इवनिंग। का मतलब है कि वो फिर एक साथ छड़ी भी पकड़ लेता है, उससे चलना मुश्किल हो जाता है तो वो एक स्टिक का सहारा लेता है, थ्री इन द इवनिंग। तो बेसिकली ये सवाल क्या था ये अहम नहीं है, लेकिन वो बहरहाल एक करेक्टर है सफिक्स, उसका सवाल कुछ भी हो सकता है जो कि मुश्किल होता है जिसका जवाब देना ना। यानी कि आप इस चीज़ में रखें सफिक्स और सफिक्स की रिडल। सफिक्स इज अ मॉन्स्टर ना हु किल्स द पीपल, एक लाइन ही है ना, एक शेर आ गया। और दूसरा ये है कि उसकी जो पहेली होती है वो एक रिडल है, एक पहेली है जो कि आमतौर पे लोग उसका आंसर नहीं दे सकते, माइथोलॉजिकल करेक्टर जैसे बनाए जाते हैं माइथोलॉजी के एतबार से। तो इडिपस जो है दैट वाज समथिंग वेरी अनयूजुअल कि उसके सवाल का जवाब देता है, वो जवाब दे देता है कि मैन, इंसान। तो वो जो है वो सवाल के जवाब की वजह से सफिंक्स की रिडल सॉल्व हो जाती है, और सफिंक्स जैसे लोगों को मार रही थी तो उल्टा वो खुद मर जाती है उसके रिडल सॉल्व होने पे। तो अब वो लोग देखते हैं कि इडिपस तो ऐसा वाइज आदमी है कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि सफिंक्स आए और वो खुद मर जाए, बल्कि वो लोगों को मार देती थी और गांव के गांव और शहरों के शहर वो जो है तबाह करती चली जाती थी। तो इसने जो है सफिंक्स को मार दिया, तो डेट वाज समथिंग अनयूजुअल। तो इसलिए वो उसको जो है ना अपना बादशाह बना लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनका अपना बादशाह जो है वो मर गया है, रास्ते में उसको किसी ने कत्ल कर दिया। उनको नहीं पता होता कि इडिपस ही वो शख्स है जिसने हमारे बादशाह को कत्ल किया। और इडिपस को खुद भी नहीं पता होता कि मैंने रास्ते में जो आते हुए झगड़ा जो हो गया हुआ था, कोई रास्ते में जब इडिपस माइग्रेट कर रहा था एक दूसरे शहर से इस शहर की तरफ आ रहा था, तो उस रास्ते में जब झगड़ा होता है तो वो एक लड़ाई के बीच में एडिपस दो तीन लोगों को मार देता है। तो उसको खुद भी नहीं पता कि मैंने इसी शहर के बादशाह को कत्ल किया है जिसका नाम लॉयस है, और ये वो बादशाह था जो कि एडिपस का बाप भी था। तो इस सेंस में एडिपस जो है अपने बाप को भी अनकॉन्शियसली मार देता है और उसको खुद भी नहीं पता कि ही हिमसेल्फ हैज मर्डर्ड हिज फादर। तो एंड और फिर जब वो यहाँ पे आता है तो इडिपस को बादशाह बना दिया जाता है, क्योंकि लाइस मर चुका था तो लोग इसको पसंद करते हैं, इसको बादशाह बना देते हैं। फिर हम मज़ीद ये भी देखते हैं कि जब वो इसको बादशाह बना देते हैं तो मलिका तो पहले से भी मौजूद थी, ठीक है, लाइस की बीवी, जो कि वैसे और इडिपस की शादी उसके साथ कर देते हैं कि हमारी मलका मौजूद है, नस्ल दर नस्ल ये जो है शाही ख़ानदान से बिलोंग करती है, तो आप इससे शादी भी कर लें। तो उससे रिक्वेस्ट करते हैं तो इडिपस उससे शादी भी कर लेता है। तो अब वो अभी ये चीज़ हम आगे जाके वैसे डिस्कस होगी, लेकिन हल्का सा मैं डिस्कस कर देता हूँ कि ये जो आदमी था जिसको उसने इडिपस ने कत्ल किया, ये इसका बाप था, और मलिका जो है इडिपस की माँ है। तो इस सेंस में ये प्ले भी स्टोरी भी यही है कि दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ अ पर्सन हु किल्स हिज फादर एंड मैरीज हिज मदर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एडिपस जो है अनकॉन्शियसली समहाउ आयरोनिकली ही किल्स हिज फादर एंड मैरीज हिज मदर, वो अपने बाप को ही कत्ल करता है और अपनी माँ से शादी कर लेता है। तो लेकिन ये सारा कुछ जो है अनकॉन्शियसली होता है, इस चीज़ का किसी को भी नहीं पता होता, उसको खुद भी नहीं पता होता। और जब ये चीज़ें डिस्कवर होती हैं और वो फिर हम देखते हैं कि उसकी ट्रेजेडी भी साथ ऑकर होती है, यानी कि उसकी ट्रेजेडी भी सामने आती है एडिपस की। तो यही एक ट्रेजिक सिचुएशन थी। तो अब ये अच्छा, अब ये चलें यहाँ पे मैं थोड़ा सा और भी बताता हूँ। तो इडिपस बेसिकली एक इसी शहर का ही, यानी कि इन्हीं का ही बच्चा था, लाइस का ही, और बेटा था तो, और जकोस्टा का। तो इडिपस को बचपन में जो है यहाँ से किसी दूसरे शहर में भेज दिया जाता है या फेंकवा दिया जाता है, ये भी आगे हम जाके साथ साथ डिस्कस कर लेंगे।
तो जब उसको वहाँ भेजा या फेंका जाता है तो ये फिर समहाउ जवान होने के बाद वापस अपने शहर में आ रहा होता है, और जब वापस आता होता है तो अपने शहर में आते हुए रास्ते में अपने ही बाप को कत्ल करता है, और फिर बहुत बचपन में इसको दूसरे शहर में फेंक दिया जाता है या भेज दिया जाता है, तो वहाँ से जब आ रहा होता है तो बाप को भी कत्ल कर बैठता है और माँ से भी शादी कर लेता है। तो यही ट्रेजिडी की वजह है। ये आगे डिटेल में बात आएगी कि कैसे इसको फेंका गया, कैसे इसको भेजा गया और क्या वाकया था। फ्रॉम द सफिक्स डेड फ्लिंटी सिंगर, डेड डर्टी सिंगर एंड द ट्रिब्यूट, और ट्रिब्यूट वी पेड, और हम उसको खराज या जजिया अदा कर रहे थे, यानी कि वी पेड टू हर सो लॉन्ग, अपनी ज़िंदगियों से हम खेल के उसको यानी कि अपनी जानों को कुर्बानी दे रहे थे। येट यू वर नेवर बेटर इन्फॉर्म देन वी, तुम्हारे पास भी वही इलम था जितना कि हमारे पास था, लेकिन तब भी तुमने उसका सवाल का जवाब दिया और सफिक्स को मार दिया। नॉर कुड वी टीच यू, हमने में से किसी ने तुम्हें नहीं बताया कि इसका क्या जवाब हो सकता है, लेकिन तुम आए बाहर से और तुमने उसके सवाल का जवाब दिया और उसको मार दिया और हमें बचा दिया। तो जैसे तुमने एक दफ़ा हमें पहले सफिंक्स से बचाया था, इसी तरह से वो लोग उससे दरख्वास्त करते हैं कि तुम इस दफ़ा फिर हमें जो है बचा दो। इट वॉज सम गॉड ब्रीथ इन यू टू सेट अस फ्री, कि शायद किसी देवता ने तुम्हारे अंदर फूंक दिया था वो इलम कि हमें जो है निजात दे सको। देयर फॉर ओ माइटी किंग वी टर्न टू यू, ओ अजीम बादशाह हम तुम्हारी तरफ रजू करते हैं, तुमसे दरख्वास्त करते हैं। तो अब देखें कि यहाँ पे उसको माइटी कह रहे हैं, इससे पहले उसको वाइजेस कहा जा रहा था, उससे पहले उसको पावरफुल कहा जा रहा था, और उसको जो है ग्रेट बस कहा जा रहा था। तो ये सारे करेक्टर की बातें हमारे पास आ रही हैं। अगर आप ये पॉइंट चुन चुन के लगाते चले जाएंगे तो बाद में आपको जो है बड़ी मदद आएगी। वी टर्न टू यू फाइंड जी, ओ माइटी किंग वी टर्न टू यू फाइंड अस और सेफ्टी एंड फाइंड अस अ रेमेडी, कि हम तुम्हारे पास जो है एक दरख्वास्त करते हैं कि हमें सेफ करो और हमारी जो है रेमेडी कोई इसका सोल्यूशन हमें दो। तो अब यहाँ पे भी आयर नहीं है कि वो खुद ही वजह है उनका अनसेफ होने में, यानी कि उनकी ट्रेड हार्डशिप की वजह से, और वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन लोग उसी से जो है रेमेडी और सेफ्टी मांग रहे हैं। वेदर बाय काउंसिल ऑफ द गॉड और मैन, तो चाहे तुम खुदाओं से कोई मशवरा करो या जो है लोगों से मशवरा करके इस मसले का कोई हल निकालो। अ किंग ऑफ विजडम टेस्टेड इन द पास्ट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब ये देखें ना, माइटी भी कह रहे हैं, विजडम भी कह रहे हैं, तो कहते हैं कि तुम एक अजीम बादशाह हो और वाइज बादशाह हो जिसकी विजडम को माजी में देखा जा चुका है जब तुमने सफिंक्स को मारा था। कैन एक्ट इन द सेम ऑफ ट्रबल, इन द टाइम ऑफ ट्रबल, तुमने हमें पहले भी ट्रबल में बचाया था, अब भी बचाओ। एंड एक्ट वेल, तुमने बहुत अच्छा अमल किया था, अब भी हमें बचाओ। नोबलेस्ट ऑफ मैन, तो अब यहाँ पे उसको जो है नोबलेस्ट भी, यानी कि माइटी भी, वाइज भी और नोबलेस्ट भी, नोबलेस्ट ऑफ मैन रेस्टोर, हमें बहाल करो, हमें बचाओ, और इस ताउन से, इस प्लेग से हमें बचाओ। तो यहाँ पे भी हम ये देखते हैं कि आयरोनिकल सिचुएशन है, नोबल, तो इसमें तो कोई शक नहीं, वो एक नोबल मैन भी है, ही इज़ अ थॉरो नोबल पर्सन, बट अनकॉन्शियसली ही हैज़ किल्ड हिज फादर एंड मैरिड द मदर, और उसने जो है बाप को कत्ल भी किया और शादी भी की हुई है, लेकिन ये सारा कुछ अनजाने में हुआ है, लेकिन बहरहाल ये गुनाह उससे, इंसेस्ट एंड पेरिसाइड उससे सरजद हो चुकी हुई है। तो उसको जो है होली नोबल कहने में इनके एक आयरनी मौजूद है। लाइफ टू योर सिटी, थिंक हाउ ऑल मैन कॉल यू लिबरेटर, तो अब ये देखें ना, नोबलेस्ट, वाइज, माइटी एंड लिबरेटर, तो लोग उसको लिबरेटर के तौर पे भी लेते हैं, तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। थिंक हाउ ऑल मैन कॉल यू लिबरेटर फॉर योर ट्राइम्फ लॉन्ग एगो, कि तुमने जो फतह ली थी समिक्स के ऊपर, तो लोग तुम्हें लिबरेटर के तौर पे समझते हैं, दोबारा से हमें इस प्लेग से भी लिबरेट करो। व्हेन योर ईयर्स ऑफ किंगशिप आर रिमेंबर, जब क्योंकि जब तारीख में जब तुम्हारा नाम लिया जाए, तुम्हारे बारे में सोचा जाए, लेट देम नॉट से, तो उस वक्त लोग ये ना कहें वी रोज बट लेटर फेल, कि एक बादशाह था जिसने हमें पहले बचाया, हम राइज हुए सफिंक्स से, बट लेटर फेल, लेकिन बाद में हम जो है जवाल का शिकार हो गए, यानी कि सफिक्स से तो बच गए, लेकिन ताउन ने जो है उस शहर को बर्बाद कर दिया। कीप द स्टेट फ्रॉम गोइंग डाउन इन द स्टॉर्म, तो इसलिए जो शहर को जो है इस तूफान, प्लेग के इस तूफान से हमें बचा दो। वंस ईयर्स एगो विद हैप्पी ऑगरी, एक दफ़ा तुम नेक ऑगरी ने, हैप्पी साइन, गुड साइन, तो तुम एक नेक शगुन बन के आए, तो यू ब्रॉड, तो उसको हैप्पी ऑगरी भी लेते हैं ना, यानी लिबरेटर भी है, ऑगरी भी है। यू ब्रॉड अस फॉर्चून, तुम हमारे लिए किस्मत लेके आए थे, यानी कि फॉर्चून इन अ सेंस दैट ही सेव देम फ्रॉम द प्लेग। तो यहाँ पे भी, यहाँ पे आ गया वो मिस फॉर्चून भी अनकॉन्शियसली, तो इडिपस की वजह से ही है ना, तो यहाँ पे भी आयर नहीं मौजूद है। बी द सेम अगेन, वैसे ही बन जाओ। नो मैन क्वेश्चन योर पावर टू रूल द लैंड, हम में से कोई भी सवाल ये नहीं करता, चैलेंज नहीं करता कि तुम हमारी यानी कि बादशाहत के काबिल नहीं हो।
कोई भी तुम्हें चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन बट रूल ओवर मैन नॉट रूल ओवर डेड सिटी, तो ये भी एलिमेंट ऑफ पिटी एंड सटायर भी आ जाता है यहाँ पे, पिटी एंड फियर भी। तो कहता है लेकिन हुकूमत जिंदा लोगों पे की जाती है, बट रूल ओवर मैन नॉट ओवर डेड सिटी, अगर हम सारे मर जाएंगे तो फिर किस पे हुकूमत करोगे। शिप्स आर ओनली ह्यूल्स मीन्स स्ट्रक्चर या फ्रेम। तो जितने भी जहाज खड़े हैं लंगर अंदाज हुए में साहिलों के ऊपर, दरियाओं के ऊपर, तो वो बिल्कुल खड़े हैं, कोई तजारत नहीं होती, कोई आ नहीं रहा, कोई जा नहीं रहा, तो वो एक फ्रेम ही है ना, वो एक स्ट्रक्चर ही है, एक स्केलेटन ही है। तो हर तरफ जो है जिंदगी जो है एक स्टैंड स्टिल हो गई है, रुक गई है। सिटाडल्स आर नथिंग, और ये जो किले हमने बनाए हुए हैं, किले बनाए हुए हैं, वो किले में भी लोगों को हिफाजत दी जाती है ना, और अगर लोग ही मर जाएंगे तो उस किले का क्या फ़ायदा होगा, उस कैसल का क्या फ़ायदा होगा। सिटाडल्स आर नथिंग व्हेन नो लाइफ मूव्स, अगर लोग ही जिंदा नहीं है, बचे नहीं हैं इन द एम्प्टी पैसेज वे, और शहर की गलियां और चौराहे जो हैं खाली हो गए हैं और लोग वहाँ पे मरे पड़े हैं, तो फिर उस किले का क्या फ़ायदा, और उस उन शिप्स का क्या फ़ायदा, और उस शहर का क्या फ़ायदा। इसलिए जो है हम तुमसे ये दरख्वास्त करते हैं कि एडिपस हमें इस सारी चीज़ से बचाओ। तो लें जी, ये हमने थोड़ा सा डिस्कस किया, जिसमें हमने एडिपस की स्पीच भी पढ़ी और साथ जो है प्रीस की स्पीच भी पढ़ी। तो ये दो स्पीचेस अभी हमने डिस्कस की हैं, जिसमें मैंने आपसे कहा कि आप कुछ पेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं जिस पे आप एडिपस के करेक्टर बनाएं, और एक कैथारसिस के हवाले से बनाएं जिसमें एलिमेंट ऑफ पिटी एंड फियर, और ये लाइनों को कोट कर करके लाइन का नंबर भी आपने लगाना है। लाइन के लाइंस के ये नंबर है ना, जैसे ये 55 लाइन है, ये आगे से 50 लाइन है, तो इस तरह से लाइन नंबर को भी आप कोट किया करें और साथ लाइन को भी एक्सट्रैक्ट करके वहाँ पे लिख लिया करें, और बाद में फिर उसको आप जब अपने अल्फाज में लिखेंगे तो वो सवाल भी डेवलप होता चला जाएगा। और इसी तरह मैंने आपको कहा कि आयरनी का भी एक पेज बनाएं जिसमें आयरनी के पॉइंट्स पहले लिखते चले जाएं, फिर उसको हम जो है क्लासीफाई कर लेंगे कि ये ओवरऑल आयरनी है, और साथ जो है ये वर्बल आयरनी है, ये करेक्टर आयरनी है, और ये सिचुएशनल आयरनी है, तो वो उसको अलग-अलग हम डिस्कस कर लेंगे। तो इस तरह से आपका क्रिटिसिज्म भी तैयार होता चला जाएगा। ये हमने डिस्कस किया जी, कोशिश करेंगे इसको आगे जारी रखें, और नेक्स्ट लेक्चर और नेक्स्ट लेक्चर, ये आज का लेक्चर ज़रा लंबा है, और एक किस्म के दो लेक्चर को कंबाइन करके मैंने ये एक किया, और आगे कोशिश करूँगा कि ज़रा लेक्चर जो है वो छोटे टाइम यानी कि शॉर्ट पीरियड के हवाले से बनाए जाएँ, और ऐसे 10-10 15-15 मिनट के स्लॉट बने, ताकि बच्चे आसानी से उसको ब्राउज़ कर सकते हो, सुन सकते हो और समझ सकते हो। तो ये बहरहाल इंट्रोडक्टरी था, लेंथी है, शुरू में कुछ डिटेल को डिस्कस करना पड़ता है, और मैंने कोशिश की है कि टेक्स्ट में कुछ चीज़ें आपके लिए पहले हाईलाइट भी कर दूँ और एक एक लफ्ज़ पे स्ट्रेस भी कर सकूँ, ताकि आपको आइंदा जब आगे आप पढ़ें तो खुद भी पढ़ना आ जाए, और आपको पता चले कि कैसे लफ्ज़ों से मीनिंग जो है इन्फर किया जाता है, अखज़ किया जाता है, कि कैसे जो है उससे मीनिंग लिया जाता है और कैसे लिटरेचर को समझा जाता है। तो ये थोड़ी बहुत आप जब टेक्स्ट पढ़ेंगे और थोड़ा आप साथ चलेंगे तो आपको लिटरेचर को पढ़ना और समझना और इन्फर करना आ जाएगा कि जी लिटरेचर से मीनिंग को लेते कैसे हैं और कैसे क्रिटिसिज्म डेवलप करते हैं। वो क्रिटिसिज्म आप देख रहे हैं कि हमारे सामने डेवलप हो रहा है, हम उनमें से पॉइंट्स निकालते चले जा रहे हैं, और सवाल स्टार्ट करते चले जा रहे हैं। जैसे 3 सवाल शुरू करने के मैंने कहा, और उसकी इन्फॉर्मेशन भी क्या क्या वहाँ पे ट्रांसफ़र होगी वो भी मैंने आपको बताया। इसी तरह हम आगे भी पोइट्री भी और बाकी भी ड्रामास की तरफ भी चलेंगे। नहीं जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आपने सुजेस्ट वगैरह कीजिएगा कुछ कमेंट्स में, जहाँ जहाँ पे आपको कुछ मुश्किल पेश आए या जो आप चाहते हैं कि इसमें चेंजेस की जाएँ। जी थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।